शुरुआत अहम खबर के साथ। मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में डेंगू के बढ़ते मामलात का नोटिस लिया है। उसने डेंगू के फैलाव की रोकथाम के लिए 9 खुसूसी टीमें रवाना की हैं। ये टीमें मुताल्लिका रियासतों में सेहत आम्मा और हिफ्जान सेहत के लिए उठाए जा रहे इक़दामात में ताउन करेंगी। ख्याल रहे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में रवां साल डेंगू के सबसे ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सरकार सख्त नजर आ रही है। कुछ खास टीमें भी रवाना की गई हैं, क्या कुछ इत्तला? बिल्कुल है ना, आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से पूरे देश में एक बार फिर से डेंगू के जो केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये कुछ दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अहम, उसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर राज्यों में डेंगू के केस इसी तरीके से लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम दिल्ली से जो विशेषज्ञों की जो टीम है उसको हम राज्यों में भेजेंगे, जिससे कि डेंगू की स्थिति पे कंट्रोल किया जा सके और डेंगू के केसेस किस कारण से बढ़ रहे हैं उसकी एक समीक्षा बैठक की जाए, जिससे कि इस जो केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं उससे लगाम लग सके। तो 12 राज्यों में जो यहाँ से दिल्ली से जो टीम है उसको भेजा गया है, वो वहाँ पे उन राज्यों में जाके, इन राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ऐसे 12 राज्य हैं। इन राज्यों में ये टीम पहुंचेगी और वहाँ पे एक समीक्षा बैठक की जाएगी। वहाँ के अस्पतालों का जायजा भी ये टीम लेगी कि किस तरीके से डेंगू से निपटने के लिए तैयारियां की गई है, तो उनको लेकर एक समीक्षा बैठक की जाएगी। अस्पतालों का भी टीम मुआयना करेगी कि अस्पताल कितने तैयार हैं, अगर केसेस लगातार बढ़ते हैं तो उससे निपटने के लिए अस्पताल किस तरीके से तैयार है। फिर उसके बाद ये जो टीम है ये वापस आके यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय में पूरी जो रिपोर्ट है उसको करेगी और उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो रणनीति तय की जाएगी। और प्रीति, आपसे दिल्ली का भी खास तौर पर हम हाल जानना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली से लगातार जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा गया था कि पहले जो कोविड के लिए जो बेड्स थे जिनको खुसूसी तौर पर रखा गया था, वो भी अब जो मौसमी बुखार है, जो इस तरह के आम बुखार है, उनके लिए दिया जा रहा है। इसके ताल्लुक से भी आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया कि जो 12 राज्य हैं जिसमें डेंगू का जो कहर है वो सबसे ज्यादा है, इसमें लगातार जो केस है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो अस्पतालों में किस तरीके से व्यवस्था की गई है उसको लेकर मैंने बताया, जैसे कि समीक्षा की गई है और समीक्षा करने के बाद में इन अस्पतालों में जो बेड है, जो कोविड के टाइम पर जो बेड जो थे, जो रिजर्व किए गए थे बेड, उन बेडों को अब आगे यूज किया जाएगा, जिससे कि राज्यों की जो स्थिति है वो सामान्य बनी रहे और समीक्षा बैठक करके एक रिपोर्ट यहाँ पर पेश की जाएगी। तो ये जो बेड है इनको यहाँ पे दिया जाएगा, जिससे कि मरीजों को। जी प्रीति, तो बेहद अहम ये खबर है और लगातार इस पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। मुल्क में आज 252 दिनों बाद कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद सबसे कम यानी 1,51,209 दर्ज की गई। मुल्क में कोरोना के 11,903 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 311 अफराद की मौत हुई है, जबकि एक दिन में 14,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मुल्क में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। दूसरी जानिब टीकाकारी मुहिम के तहत 107 करोड़ से ज्यादा अफराद कोरोना की वैक्सीन ले चुके हैं। और कोरोना टीकाकारी मुहिम का जायजा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज एक अहम वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। इस वर्चुअल मीटिंग में 39 अजला के डीएम शिरकत करेंगे जहां टीकाकारी कम दर्ज की गई है। वज़ीर-ए-आज़म उन अजला के डीएम से बातचीत करेंगे। इस मीटिंग में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, झारखंड, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों के अजला के डीएम्स शिरकत करेंगे। इन रियासतों के वज़ीर आला भी इस अहम मीटिंग में शरीक रहेंगे। टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 1 अरब 6 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में भी कमी दर्ज की गई है।
इस सब के बीच कोवैक्सीन को आलमी सेहत इदारे यानी WHO से आज मंजूरी मिल सकती है। तकनीकी ग्रुप की मीटिंग में आज इस हवाले से फैसला लिया जा सकता है। ग्रुप कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल में जोखिम और फायदे का जायजा ले रहा है। पिछली मीटिंग में उसने भारत बायोटेक से मजीद डेटा फराहम कराने को कहा था। ख्याल रहे कि कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के बाद भारत बायोटेक कंपनी ने दावा किया था कि वैक्सीन की इफादियत 78% है, यानी ये कोरोना इन्फेक्शन को रोकने में 78% मौसर है। अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को ये वैक्सीन दी गई है उनमें से किसी ने भी संगीन अलामत जाहिर नहीं की, यानी शदीद अलामत को रोकने में इसकी तासीर 100% है। WHO की मंजूरी मिलने से उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने हिंदुस्तान समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में कोवैक्सीन लगाई है। WHO की मंजूरी न होने की वजह से कोवैक्सीन लेने वाले लोग अब तक बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते थे। कोवैक्सीन को अब तक 12 से ज्यादा ममालिक में मंजूर किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इटली और बरतानिया के दौरे से वापस लौट आए हैं। इटली में वज़ीर-ए-आज़म ने G20 जबकि ग्लासगो में माहौलियाती तब्दीली पर COP26 इजलास में शिरकत की। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से दो तरफा मुलाकातें की, जिसमें आलमी और बाहमी मसाइल पर बातचीत हुई। ग्लासगो में हुए इजलास में PM ने माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए हिंदुस्तान की जानिब से की जा रही कोशिशों को दुनिया के सामने रखा। साथ ही साथ उन्होंने इस मसले से निपटने के लिए फॉर्मूला भी पेश किया। कानपुर की हवा का मेयार आज इंतहाई खराब सतह पर पहुंच गया है। शहर का AQI लेवल 440 है, जो कि लखनऊ और वाराणसी से कहीं ज्यादा है। इस सीजन में पहली बार हवा का मेयार इतना खराब देखा गया। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक त्योहारों की वजह से आने वाले दिनों में हवा का मेयार मजीद खराब हो सकता है। कानपुर शहर वायु प्रदूषण के मामले में रेड जोन में शामिल हो गया है। यहाँ का AQI लेवल 440 तक पहुँच गया। जिस तरह से यहाँ पर त्योहारों को देखते हुए आप देख सकते किस तरह से वाहन दौड़ रहे हैं। इसका ये कारण बताया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि जिस तरह से ये AQI लेवल बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। देखिए किस तरह से इस पर परत जमी हुई है धूल की, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का AQI लेवल जिस तरह से बढ़ा है, प्रदूषण बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये शहर के लिए एक चिंता का विषय है। जिस तरह से दिवाली का त्यौहार कल है, उस पर पटाखे भी जलाए जाएंगे, उसकी वजह से भी प्रदूषण और बढ़ सकता है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने मुल्क और बैरून मुल्क मुकम्मल कामयाबी के साथ वक्तन फ़वक्तन अपना पैगाम पहुंचाया है। अमूल ने एक मुनफरिद अंदाज में अपनी मसनूआत के बारे में मालूमात लोगों तक पहुंचाई है। अमूल का हर इश्तिहार एक नई कहानी सुनाता है। अमूल एक मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में आप तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करता है। आइए अमूल की एक अनमोल कहानी देखते हैं। दो 2012 में जारी अमूल के इस विज्ञापन में देश के राजनीतिक इतिहास की झलक मिलती है। दिल्ली में लोकपाल की नियुक्ति के लिए अन्ना हजारे के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया गया। आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी बनाने का ऐलान किया गया। इसी तर्ज पर अमूल ने भी आम आदमी का प्रोडक्ट होने का दावा अनोखे अंदाज में किया। हिंदुस्तान की अपनी मुख्तसर वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने अपने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप हिंदुस्तान में बहुत मकबूल हो रहा है। इसने सोशल मीडिया कैटेगरी में बेहतरीन ऐप का खिताब भी हासिल किया है। स्पार्क ऐप न सिर्फ मवाद तख्लीक करने वालों बल्कि नाजरीन, मुश्तहरीन और डेवलपर्स की कामयाबी की कुंजी है। गारी को मुस्तकबिल में ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं।
2020 में वोकल फॉर लोकल ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम क्रिएटर्स ने सारे देसी एप्स को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस बनाए। पर प्लेटफॉर्म तो पॉपुलर हुए, पर एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज द प्लेटफॉर्म जहां पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसे इम्पोर्टेंट चीज को लेकर। गाड़ी टोकन्स की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन रहेगा उतना हमको सीधा फायदा होगा। और ब्रेक पर जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप के कल के मैच के नतीजे पर। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें। सोनिया गांधी की जानिब से कोरोना की दूसरी लहर और हुकूमती इंतजामात के हवाले से लिखे गए मजमून पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा मसला ये है कि दुनिया अगर तारीफ करेगी तो कांग्रेस लानोतान करेगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है जिसमें दूसरी लहर जो कोरोना की थी उसको लेकर के सरकार के रवैये पर सवाल उठाया है। आपराधिक था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। देखिए, मुझे क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की एक प्रॉब्लम है। दुनिया अगर कहेगी कि सब चीज़ें ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, तारीफ़ करेगी, सराहना करेगी, तो ये कोसेंगे, ये उसका विरोध करेंगे। ये इनकी एक आदत बन गई और उसका नतीजा ये हो रहा है, इस परिवार की इसी पॉलिटिक्स का नतीजा है कि आज परिवार जो है वो पूरी तरह से सिमटता सिकुड़ता जा रहा है। पार्टी तो अब रह नहीं गई, परिवार रह गया है। आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में चल रहा है। आज 107 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। 1.7 बिलियन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है इनको। जहाँ तक मैनेजमेंट का, जो कोविड के पीरियड का मैनेजमेंट का सवाल है, दुनिया के सब देशों से बेहतर मैनेजमेंट हुआ। ये हम नहीं कह रहे हैं, उन देशों के लोग कह रहे हैं। लोगों की सेहत और सलामती सुनिश्चित की गई, कम से कम नुकसान हो इसकी व्यवस्था की गई, कोई व्यक्ति भुखमरी से न मर पाए इसकी व्यवस्था की गई। सर, एक बड़ा सवाल ये भी उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जिस तरह से 2 करोड़ वैक्सीन लगा दी गई, पहले क्यों नहीं लगाई गई? पहले जमाखोरी की गई और उसके बाद ये निशाना पूरा किया गया। आरोप ये बेवकूफ़ है ना। ऐसे लोग जिनको कि बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानियों का कोई इलाज तो है नहीं। और जिसका इलाज ना हो, अगर मोदी जी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन के अभियान को और बढ़ाया जाता है तो ये तो गर्व का विषय है ना। इनकी तरह तो नहीं है कि ना कि जश्न मना रहे हैं। ये भी कहा, उसमें लेख में ये भी कहा गया कि जो भी श्रेय जाता है वो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को जाता है, सरकार को नहीं जाता। बिल्कुल जाता है, स्वास्थ्य कर्मियों को जाता है, हमारे समाज के संयम और सावधानी को जाता है, सरकार के सुविधा और संसाधन, भरपूर सुविधा और संसाधन की व्यवस्था को जाता है, सबको मिल के जाता है। और इनको भी श्रेय जाता है कि इन्होंने जितना दुष्प्रचार किया, कोरोना के लेकर के आशंकाएं और अफवाहें फैलाई, उसके बावजूद भी समाज ने इनकी बात नहीं मानी। इनको भी जाता है कि इनके अफवाहों और दुष्प्रचारों के बावजूद भी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में हुआ और सफल हुआ। एक आखिरी सवाल जो उन्होंने उठाया है कि अभी तक हम अपने बहुत ज़्यादा लोगों को 2 टीके नहीं लगा सके हैं। अब इनकी दिक्कत एक है ना, अभी कहेंगे कि 2 टीके नहीं लगा सके, फिर बाद में कहेंगे बूस्टर डोज नहीं लगा सके, फिर अभी कुछ और कहेंगे। इनके बाद तर्क नहीं, जब तर्कों की कंगाली हो जाती है तो आदमी कुतर्कों का मवाली बन जाता है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। मध्य प्रदेश के वजीर बराए स्कूल तालीम इंद्र कुमार सिंह परमार के बयान पर सियासी घमासान मच गया। इंद्र कुमार सिंह परमार ने अब तक की तारीख को न सिर्फ गलत पढ़ाने का इल्जाम लगा दिया बल्कि एजेंडों के जरिए तारीख नवीसी किए जाने का भी इल्जाम लगाया। मुस्लिम तंजीमों ने वज़ीर तालीम के बयान पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे सियासी मुनाफरत से तामीर किया। पेश है ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में नई तालीमी पॉलिसी के निफाज से कबल ही सियासत शुरू हो गई है। सियासी घमासान का सबब वजीर तालीम इंद्र सिंह परमार का वो बयान है जिसमें उन्होंने तारीख को गलत पढ़ाने का इल्जाम लगाया है।
इंद्र परमार ने मुल्क के निज़ाम में पढ़ाई जाने वाली तारीख को न सिर्फ गलत बताया है बल्कि उसे एजेंडों के जरिए लिखवाए जाने का भी इल्जाम लगाया है। क्या कहते हैं इंद्र सिंह परमार, आप भी सुनिए। इतना गलत पढ़ाया गया और पढ़ाने का काम भी कैसे कर दिया गया। भारत के एजेंट ढूंढ लिए, लेखक बना दिए, इतिहासकार बना दिए। उन्होंने भारत की जिस भारत को लोग सोने की चिड़िया कहते थे, जिस भारत को लोग समृद्ध भारत कहते थे, जिस भारत को लोग समृद्ध शक्तिशाली भारत कहते थे, जिस भारत को लोग विश्व गुरु कहते थे, यानी ज्ञान की जब हम बात करते तो दुनिया के लोग जिस भारत में आते थे, उस भारत के बारे में इतनी भ्रांतियां दे दी गई, फैला दी गई, योजनाबद्ध तरीके से फैला दी गई और वो इतने हावी हो गए कि आजादी के बाद भी हम उन्हीं चीजों को पढ़ाते आए। इंद्र सिंह परमार के बयान पर मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा ने अपने सख्त मौक़िफ़ का इजहार किया है। जमीयतुल उलमा का कहना है कि इंद्र सिंह परमार का बयान न सिर्फ सियासी मुनाफरत पर मबनी है बल्कि वो अपने बयान से पूरी तारीख़ हिंद को दागदार कर रहे हैं। जमीयतुल उलमा ने इंद्र सिंह परमार के बयान की मजम्मत करते हुए मुल्क की मुश्तरका तहजीब को सामने रखकर तारीख का निसाब तैयार करने पर जोर दिया है। इस मसले में मेरी ये गुजारिश है और ये कहना है कि तारीख़ तो तारीख़ होती है, न वो गलत होती है न सही होती है। तारीख़ तो तारीख़ के साथ लिखी गई है और उस तारीख़ के लिखने की भी तारीख़ मौजूद है। तो हम जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं वो हमने तारीख़ पढ़ी है। और मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ कि हमने उर्दू किताबें पढ़ी, हिंदी किताबें पढ़ी, इंग्लिश भी किताबें पढ़ी। हम बचपन से उर्दू की किताबों में भी हिंदुस्तान की तारीख़ को पढ़ते आ रहे हैं। उसमें श्री राम के वाक़यातों को भी हमने पढ़ा है, महारानी लक्ष्मीबाई को भी पढ़ा है और सीता जी को भी पढ़ा है। तो जब बचपन से हम पढ़ते जा रहे हैं तो उसमें क्या तब्दीली आएगी। हमने रामायण का एक सीन, अल्लामा इकबाल ने भी रामायण के ऊपर बहुत लिखा है। तो इस तरह भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। तारीख़ के अंदर जो हक़ाइक़ हैं वो तारीख़ में मौजूद हैं। अकबर की कहानी भी मौजूद है और महाराणा प्रताप की मौजूद है और शिवाजी जी की भी मौजूद है। इंद्र सिंह परमार के बयान पर जिस तरह से सियासी घमसान छिड़ा है, इससे मुस्तकबिल में मजीद तूल पकड़ने की उम्मीद है। मुस्लिम समाजी तंजीमों ने रियासत की दीगर तंजीमों के साथ तारीख के साथ छेड़छाड़ करने को लेकर रियासत गिर सतह पर तहरीक चलाने का फैसला किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। खबरों में इतना ही। आदाब।